अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज रात 9 बजे महंगाई के खिलाफ कॉल दे रखी है एहतजाज के लिए। क्या इसे एहतजाजी तहरीक का एक नया सिलसिला कहा जा सकता है? पहले मरहले में भरपूर जलसों के बाद वो लॉन्ग मार्च के दौरान खातिर खां नताइज हासिल न कर सके थे। अब की बार क्या मुख्तलिफ हो सकता है? खुर्रम दस्तगीर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान को इसलिए हटाया कि उनके साल के आखिर तक के अज़ाइम बहुत खतरनाक थे। वो अपोजिशन को मुख्तलिफ मुकदमात में कन्विक्ट करके नाअहल करवाना चाहते थे। आखिर ये सब क्या प्लान था, आज के पैनल से जानेंगे। इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। उनकी जमात के अरकान इस सिलसिले में अफगान दहशतगर्द को टास्क देने का जिक्र कर रहे हैं। अभी पिछले 1-2 दिन की ये इतला है कि कूची नामी कोई दहशतगर्द है अफगानिस्तान में, उसके साथ कुछ लोगों ने एग्रीमेंट किया है और इमरान खान साहब की सुपारी उनको असैसिनेट करने की, उनको मर्डर और कत्ल करने के लिए उसके साथ मामला तय किए गए हैं, उसको सुपारी दी गई है। कि जो प्लानिंग कर रहे हैं ये वो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो भी ये सोच रहा है, फर्द है या गिरोह है, वो कान खोल के सुन ले, वो बाज आ जाए। इसमें पाकिस्तान की भी बका है। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफगानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहां पर इस चीज का इंतजाम किया गया और उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अलर्ट जारी किया। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तो होनी चाहिए और जितनी एक मुजरमा को सिक्योरिटी मिलती है जिसका नाम मरियम सफदर है, उसके बराबर सिक्योरिटी एटलीस्ट जो है वो खान साहब को मिलनी चाहिए। इल्जाम किस कदर संजीदा है और रियासत को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ क्या वाकई समझते हैं कि उन्हें इस मुश्किल वक्त में हुकूमत में धक्का दिया गया है? क्योंकि नबील गबोल ने उनसे मंसूब ये बयान दिए हैं। उधर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम फौरी इलेक्शन चाहते थे लेकिन इत्तेहादियों ने हुकूमत पर कायल किया। क्या नून लीग हुकूमत को गलती समझ रही है? इसके अलावा जरदारी साहब को अगली बारी फिर जरदारी नजर आ रहा है। बहुत से मुतफरिक सियासी सवालात और मामलात हैं, क्योंकि इस वक्त पोलराइज्ड हुए मामलात, हर मामले, हर कानून, हर आइन पर दो नुक्ता नज़र सामने हैं। दरअसल हकीकत क्या आवाम के सामने आ रही है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है और यह मकबूल जान साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। आगाज कर लेते हैं। एहतजाज की कॉल है आज रात को। क्या मामला आगे बढ़ेगा औरिया साहब, या जो पिछले कुछ दिनों में पीटीआई ने एहतजाज की बात की और खातिर खा रिस्पांस नहीं मिला, तो सिर्फ आज रात की कॉल रहेगी, या इमरान खान साहब अब इसे किसी तहरीक में बदल सकेंगे जो हालिया महंगाई हमारे सामने है? देखिए, मैं बहुत अरसे से कहता चला आया हूँ और जब मेरी ईद के अगले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें ये बताया था कि पाकिस्तान की जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, चूंकि मैं उसके अंदर रहा हूँ और मुझे इल्म है, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आईजी वजीर आजम को नहीं बताएगा कि हमारी स्ट्रेंथ की लेवल क्या है और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 4 लाख कोई 50-60 हज़ार जो है टोटल डिप्लॉयबल फोर्स है। उसमें भी आप रेंजर्स मिला लें, बाकी सारी चीजें जितने भी हैं सब मिला लें, जितने भी नेशनल गार्ड शार्ड सब, उसमें से जो लोग आप जुलूसों पे ड्यूटी लगा सकते हैं वो 1,60,000 से ऊपर नहीं हैं। ना आप थाने से लगा बंदा विड्रॉ कर सकते हैं, वरना लोग थाने पे आ जाएंगे, ना आप जेल से कर सकते हैं, जेल से कैदी भाग जाएंगे, ना आप हैट्रिएट से कर सकते हैं, ना आप किसी के गन से बैन को निकाल सकते हैं, मसला बन जाएगा। इन 1,60,000 को भी तकसीम करना पड़ता है। फर्स्ट आर्म रिजर्व होती है, फिर उसके बाद बैकअप के लिए लाइन में फोर्स होती है, क्योंकि सारे जुलूस में चले जाएं तो फिर क्या होगा। तो अगर 200 जगहों पे भी इमरान खान साहब रेगुलर हफ्ते में 3 दफा भी जलसे करने में कामयाब हो जाएं तो हर 200 जगह पे एक 5 से 7 बंदों की पुलिस आती है और ये पुलिस बटेरों से ज्यादा नहीं होती। जो पीएनए की तहरीक थी, इसकी कामयाबी की एक बुनियादी वजह यह थी कि उसमें कोई सेंट्रल जुलूस नहीं निकलता था, उसमें कोई सारी लीडरशिप कैद थी और पब्लिक जो थी वो अपने तौर पे निकलती थी, अपना ही एक लोकलाइज लीडर बिल्ड कर लेती थी, अपना ही लोकलाइज सूरत की उसकी डिफेंस सब कुछ हो जाता था। यही वजह है कि
एक महीना जो है कराची में वो जुलूस निकलते रहे थे, वो कराची वाले यहाँ चूड़ियां भेजते थे लाहौर के अंदर। जिस दिन 9 अप्रैल को पहला मोमेंटम बना है तो फिर देर नहीं लगी थी, फिर हुआ जगह था कि फिर आप जो आखिरी इस्तेमाल करना होता है वो होता है फौज इस्तेमाल करना। तो फौज एक ही दफा गोली चलाया करती है, अगली दफा नहीं चलाया करती, फिर अगली दफा नहीं चलती होती, क्योंकि वो लाइन, वो शर्म, वो हिजाब की सूरत क्रॉस कर दी होती। अगर तो वो इस स्ट्रेटेजी वाकई उनके दिमाग में है और वो समझते हैं कि वो हर हफ्ते में 2 या 3 दफा इस तरह का कर सकते हैं, तो फिर वो आप हुकूमत को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं। अनवर बेग साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से माजी से हवाला दिया औरिया साहब ने, क्या इमरान खान साहब के पास कोई प्लान मौजूद है? क्या वो पब्लिक का मोमेंटम बना पाएंगे? अभी तक पिछले 2-3 महीने जो हमारे सामने हैं, और अगर अक्टूबर तक, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, लिंगर ऑन करता है और उसके बाद कोई लॉन्ग मार्च होता है, तो फिर तो वैसे भी इंतखाबात के करीब मामला चले जाएंगे अगर अगले साल मार्च अप्रैल तक भी चले जाएं। देखें बीबी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई थिंक मिस्टर इमरान खान हैज मिस्ड द बस। ये जो इन्होंने मोमेंटम पीछे जब उनको गवर्नमेंट से निकाला और ये जो मोमेंटम उन्होंने बिल्डअप किया, वो हाइप जो थी वो अनप्रेसिडेंटेड हाइप थी पाकिस्तान में। ये मैंने देखी कभी भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। यानी भुट्टो साहब का भी हमने देखा है अपराइजिंग, और बट इस वक्त जो लोग बाहर आए थे वो एक मिडिल क्लास लोग थे, अपने बच्चों को, बीवियों को, फैमिलीज को लेके आए थे, एंड पीपल वर रियली बिहाइंड इमरान खान। मगर अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत सी बातें निकलती हैं, रूमर्स निकलती हैं कि उस दिन सुबह 7 बजे एकदम कॉल ऑफ क्यों किया। मैं ये समझता हूँ कि लोग दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। देखिए, जब आप ऐसी मूवमेंट करते हैं ना, आई एम सॉरी टू से बॉडीज विल फॉल। अगर आप ये कहेंगे कि बॉडीज गिरेंगी नहीं, ये नहीं हो सकता। सैक्रिफाइसेस किसी ने देनी है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि जी हमने जुलूस निकालना है, आप मेहरबानी करके हमें इजाजत दें कि हमें कोई रोक टोक ना करे। आजकल आपने देखा है पूरा सिस्टम कैसे हमारा पाकिस्तान में चलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान साहब को जो अब ये मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं, पता नहीं, मुझे ये इम्प्रेशन आ रहा है कि वो मोमेंटम वो बिल्डअप नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप की थी। आई डोंट नो, अगर कोई जादू की छड़ी है वो मुझे नहीं पता, बट पॉलिटिकली आई डोंट थिंक सो ही कैन क्रिएट दैट हाइप इन द पीपल कि भाई लोगों को उसी तरीके से सड़कों पे लाएं। आएंगे लोग, थोड़े बहुत डेफिनेटली आएंगे, बट जिस तरीके से हाइप थी वो कमाल की हाइप थी। तो बेग साहब समझ रहे हैं कि बस मिस हो गई है। बरेलवी साहब ये फरमाइएगा कि महंगाई जिस तरह आग लगाए हुए है लोगों के रोजमर्रा मामलात में, बजट उनके काबू से बाहर हो गए हैं। अब किसने सही किया किसने गलत किया एक अलग बात है, लेकिन अगर वाकई बस मिस हो गई है, खुर्रम दस्तगीर साहब जो बात कह रहे हैं अपने गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में कि उनके अज़ाइम बहुत खतरनाक थे, तमाम अपोजिशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए था, हो जाना था उनके ख्याल में, तो ये तो नजर आ रहा है फिर कोई पॉलिटिकल मूव से ज्यादा कुछ सपोर्टिव मूव भी किया अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन ने, इमरान खान को निकालने के लिए। खैर, दस्तगीर साहब जैसे लोगों की और कोई बात को बहुत संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। एक कोई मिनिस्टर है, किसी भी बल्कि मिनिस्टर की बात को कोट करके या गबूल साहब को फरमा दें, उससे ज़्यादा मोतबर मेरे लिए और ये मकबूल साहब और बेग साहब हैं, और ये बड़े सीनियर सीजनड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। बेग साहब एक ज़माने में बड़ा उनकी धूमें मचाते थे, पता नहीं आजकल ज़रा सियासी तौर पर भी बड़ा करीब होते थे पीपल्स पार्टी के, सेनेटर भी रहे। और ये साहब को तो मैं सुनकर बरेलवी साहब आपके इस एतराज के बाद मैं अपना सवाल बदलती हूं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करना चाह रही है, जो हासिल करना चाह रही है, बकौल औरिया साहब आपको लगता है उनके पास कोई प्लान है अचीव करने के लिए, या बकौल बेग साहब कि वो बस मिस कर चुके हैं? देखें, बात यह है कि ये बात एक हद तक हमारे बेग साहब की दुरुस्त है कि उन्होंने जो मोमेंटम वेरी सेकंड डे जिस तरीके से लोग निकले थे और जिस पैमाने पर निकले थे बगैर किसी कॉल के, वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त था जब इमरान खान साहब को लीड करना था। उसके बाद जब दोबारा वो जो जिस जोश व खरोश से और पूरे अपने लाओ लश्कर से पिशावर से चले थे, और हमें नहीं मालूम कि सुबह के उस पहर में शायद एक वजह ये है, और मेरा ख्याल है राना सल्लल्लाहु लोगों को ये टैक्टिक्स आते हैं कि ये जो दरमियाना तबके के लोग जब स्क्रीनों पे देखेंगे और ये बाकायदा दिखाया गया कि लोगों को इंतहाई बहीमाना तरीके से औरतों को, ख़वातीन को, लोगों को
बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा था, तो ये बात दुरुस्त है कि वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं था, जियाला जो जड़े ये मजदूर किसान लोअर क्लास वाला नहीं था। ये बेचारे टीवी में देख के जो जैसे बच्चे बच्चियों के साथ आते थे, तो उसके सबब इमरान खान और ये जो एक सोशल मीडिया के जरिए 8.5 लाख लोगों ने कहा जी हम आएंगे, तो सोशल मीडिया वाला सड़कों पे लड़ने के लिए आता। इमरान खान की एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर बन गई है, लेकिन अभी उनके पास इतने बड़ी तादाद में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है जो सड़कों पर मार खा के जेलों में जाकर फिर निकल कर फिर आए। यानी इससे ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, उनकी पॉपुलरिटी तो है ऐसे ही। भुट्टो साहब से बड़ा लीडर तो नहीं पैदा हुआ। जब उनको फांसी हुई तो बेग साहब और अलिया मकबूल साहब तो मौजूद होंगे, उन्हें क्या हुआ उस वक्त? तालिबान चंद हजार लोग भी नहीं निकले, सिंध में कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोग ना महंगाई पे निकलते हैं। और एक बात और मैं दुरुस्त कर दूं अपने बड़े उस्ताद अलिया मकबूल जान की, कि पीएनए की मूवमेंट के बारे में अब सैकड़ों किताबें आ चुकी हैं। इट वाज अमेरिकन स्पॉन्सर्ड। डॉलर जो है वो 4 रुपए का बिकने लगा था। जमात इस्लामी को किस तरह पैसा दिया गया वो सब आ चुका है किताबों में। वो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड पीएनए तहरीक थी। उसके लिए चिश्ती की किताब आ गई है कि वो मार्च में तैयारियां कर चुके थे, पहले ही जुलाई में तो बाद में आए हैं। तो ये इमरान खान को भी निकाला है, पूरे इसके लिए प्लानिंग हो रही थी। कहां से आ गए? जरदारी साहब 2 आदमी उठा लाए लाहौर से, चौधरियों के, एक अली वजीर को जेल से निकाला, एक दुबई से लाए, 4 बाप के लिए 5 भाइयों के लिए। इनका तो मैंडेट ही नहीं है। ठीक हो गया जी। बरेलवी साहब इमरान खान ने की थी जी। बरेलवी साहब मैं बात को जरा आगे बढ़ाती हूँ। इमरान खान साहब की जान को खतरात लाहक हैं, ये खुद वो कह चुके हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाया है और गुज़िश्ता रोज के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी बंद कमरे में एक साजिश हुई, प्लान बी बना है अगर मुझे निकालने के बाद। और साजिश में कौन कौन मुलव्वस है, उनकी जमात से लोग, अफगानिस्तान में किसी का नाम लेकर के लोग मिले, सब बातें कर रहे हैं। और ये सब सवाल ये है कि यहाँ तक वो बता रहे हैं कि किस दहशतगर्द को टास्क दिया गया, कितना संजीदा इल्जाम, रियासत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और कैसे इस मामले को हैंडल होना चाहिए या मीडिया और जलसों में रहना चाहिए। नारी बीबी, आप माशाल्लाह काफी अब सीनियर एंकर हैं और ये दोनों बैठे हैं। अगर कोई टारगेट बिल्कुल बेनजीर भुट्टो हो या उससे पहले मुर्तजा भुट्टो हो या उधर इंदिरा गांधी हो, कितनी बड़ी सिक्योरिटी इन लोगों की थी। बिल्कुल ठीक जनाब, ये पॉलिटिशियन की मजबूरी होती है कि वो सड़क पर आए। ठीक है बरेलवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है बरेलवी साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। और साहब देखिए, मैं एक बात बताऊं कि 72 आज तक गवर्नमेंट टॉपल की है सीआईए ने। और मैं बरेलवी साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि पीएनए की मूवमेंट के अंदर खासतौर पे भुट्टो के खिलाफ उन्होंने बिल्टअप किया था। और ये लोग जो कहते हैं ना कि जी हमने तो आईनी तौर पे इनको निकाला है, बाकायदा यूक्रेन के अंदर ऐसे ही किया गया था। पैसे लगे थे, अपोजिशन की लोग खरीदे गए थे, वो प्रो रशियन सदर वहां बैठा होता था, उन्होंने एक नो कॉन्फ्रेंस मूव की, वहां पर धरना हुआ, 80 लोग मारे गए, 400-450 बंदे जो जख्मी हुए, वो बेचारा भाग गया, ज़ेलेंस्की को वहां से उठा के लाया गया और कहा गया हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली लेके आई है। कांगो के अंदर लमम्बा वाज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, उसने से रूस का दौरा किया था और उसने इन्होंने बंदे अपोजिशन के इकट्ठे किए, उसको नो कॉन्फ्रेंस मूव किया, वो बाकी एक शहर में गया, उसको खड़ा किया, 50 लोगों ने खड़े होकर उसको फायरिंग स्क्वाड में मार दिया। निकरागुआ में इन्होंने ये किया, ये करते हैं। और बिल्कुल पीएनए की मूवमेंट में मैंने खुद भी प्रोग्राम किया है, हालांकि मैं उसमें जेल में गया था, लेकिन हमें तो नहीं अंदाजा होता था उसको चीजें क्या है कि क्या। और मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखें कि ये खत क्यों नहीं सामने आता। खत इसलिए सामने नहीं आता कि खत के अंदर जो मैं चूंकि साइफर कोड खुद मैं उसका कस्टोडियन रहा हूं एज ए डिप्टी कमिश्नर, मुझे पता है, मेरे चीजों का पता है कि खत में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इतनी खौफनाक है कि कोई शरीफ आदमी पढ़ के उससे जिंदा नहीं रह सकता। लोग कहते हैं कि खतों में ऐसी लैंग्वेज नहीं होती। ये मैं नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स मेरे सामने हैं, मैं उनमें से सिर्फ इंदिरा गांधी के बारे में तबसरा पढ़ देता हूं। आप सोचें कि ये इंदिरा गांधी जब अमेरिका गई थी 1971 में, ये खत ओपन हो जाता तो इंडिया में क्या बीतती। आप देखें, ये किसिंजर की बातें हो रही हैं निक्सन के साथ। Their reaction to the Nixon meeting with Indian Prime Minister Indira Gandhi on November 5, 1971, according to Kissinger, the Indians are bastard anyway. They are starting a war there. While the Gandhi, she is a bitch. We got what we wanted to. अच्छा, इससे भी बुरी लैंग्वेज मेरा इतला ये है कि वो उसमें इस्तेमाल हुई है। और उसके साथ बाकायदा ये कहा गया है
कि इसको हम देख रहे हैं, इसके साथ नो कॉन्फ्रेंस मूव जो होगी तो तब, और उसको ये एश्योरेंस दिलाई जा रही है कि रूस जो है, हमें पता चला है कि इमरान खान ने जाती फैसला किया है, किसी और का नहीं है। ये कौन बता रहा है उनको कि इमरान खान ने जाती फैसला किया है रूस जाने का? और फिर ये कौन कह रहा है नो कॉन्फ्रेंस मूव आ रही है? और ये जो लैंग्वेज अगर हम देख लें, और वो सफीर उसमें बयान कर रहा है, उसको वापस से कह रहा है कि नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर सबसे पूछ के क्या है, सब कुछ क्या है। उसने कहा नहीं, उसके बाद गालियां दी गई हैं। ये सारी चीजें खुल के सामने जब आएंगी, आप आज लेके आएंगे, 20 साल बाद लेके आएंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, खान साहब ने को मशवरा दिया था कि ये जो अब मामला ये हो गया हुआ है कि आप ये लॉन्ग मार्च, इसलिए कि अपनी रियासत अपनी पूरी मशीनरी एक जगह इकट्ठी कर लेती है, और जालिम लोग हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में खुद 9 साल मैंने डिप्टी कमिश्नरी की है, मैंने इतनी आंसू गैस कभी इतनी चलते देखी जितनी 24 आवर चली है। लोग वापस आए हैं, अभी लोग ट्रेंड नहीं है बेरी साहब, लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरह की क्लास ने, जिस तरह के बच्चों ने, जिस तरह की औरतों ने आंसू गैस इस दफा खा ली है, ये इतनी बड़ी झिझक उतरी है। हम हैरान है वो लोग कि अगर ये बच्चे खा गए हैं तो अगर मोमेंटम बन गया तो वो जब लोग वो दूसरे शामिल होते हैं जो कि क्राइम पेशा होते हैं, जो लूट मार के लिए जुलूस के अंदर शामिल हो जाते हैं, वो जब बीच में आ गए तो फिर क्या होगा, तो इनको नहीं अंदाजा। तो खान साहब से कहा था कि आप अपनी स्ट्रेंथ को एक जगह इकट्ठा न करें, लेकिन खान साहब चूंकि अपने खुद बहुत ज्यादा नार्सिस्टिक हैं, अपना चेहरा खुद देखना चाहते हैं, समझते हैं मैं ही लीड करूंगा। हमने कहा था पीछे हो जाएं बेशक, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में इसको फैला दें। पाकिस्तान की किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि जिस तरह का खान साहब का इस्तीफा निकला था, उसको अगर कंट्रोल करने चलते तो खुद बताते खुद जो है वो इस लंबी रस्सी की तरह हो जाते, जैसे सांप होता है इसको बीच में से काटा जा सकता है। ये है सूरत हाल। खान साहब को नहीं समझ आती, हर मुल्क का, हर इलाके का, हर शहर का एहतजाज का एक तरीका होता है। ये यूक्रेन नहीं है, ये आइसलैंड नहीं है, ये फिनलैंड नहीं है, ये तहरीर स्क्वायर नहीं है कि यहां पर एक जगह जमा किया जा सके। मैं अनवर बेग साहब, बाहर की साजिश हुई, यहाँ के सियासतदान जो हुकूमत में आए वो पूछ रहे हैं मुझे किसने धक्का दिया, बजाय मामला हल करने के। अब सवाल यह है कि जो पीटीआई का रजीम चेंज बयानिया है, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे उस बयानिए के जरिए? वो महंगाई पर आ गए हैं, वो न्यूट्रल्स को मुखातिब करने पर हैं। आपके ख्याल में ये बयानिए इमरान खान साहब को हेल्प आउट करेंगे? पार्लियामान में जाना हेल्प आउट करेगा? क्योंकि जो हुकूमत आई है वो तो खुद फंसी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रही उन्हें करना क्या है, उनके अंदर तकसीम दिख रही है इस वक्त। देखें बीबी, जहाँ तक मेरा जहन कहता है कि एक तो पीटीआई ने गलती की कि भाई वो पार्लियामेंट के बाहर चले गए, और फिर जहाँ तक ये रिजीम चेंज की बात हो रही है, देखें जब तक आप अमेरिका को नहीं ब्लेम कर सकते, किसी मुल्क को ब्लेम नहीं कर सकते, ये चोर आपकी सिस्टम के अंदर हैं। जब तक लोकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे ये सिस्टम में, आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। बाहर वाले तो बैठ के पैसा दे सकते हैं, लोगों को लंबे नोट दे देंगे या डॉलर दे देंगे या जो भी उन्होंने देना है, बट जब तक आपके लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे रिजीम चेंज नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिजीम चेंज इस वक्त हुई है, एक तो कुछ ऐसी अट्रेंसेस थी इमरान खान साहब की जो वेस्ट को पसंद नहीं आई, नंबर 1, और नंबर 2 जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो अपोजिशन लीडर्स उस वक्त थे, अब जो कोalition में गवर्नमेंट में आए, इनकी करप्शन केसेस थे। ये मिल गए ऑन 1 पॉइंट एजेंडा कि भाई हमने इसको निकालना है, क्योंकि अगर ये रहा ये शख्स, इसलिए हमें जेलों में डालना है, क्योंकि उनकी पूरी जो ये जो करप्शन की लाइन है वो सब खत्म हो रही थी, और वो इस तरीके से वो सिस्टम जा रहा था कि गुलाम दस्तगीर 100% सही कह रहा है, ये सिस्टम उसी तरफ जा रहा था। कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें 2 महीने ये कोalition गवर्नमेंट को हुए आए हुए, इनके जितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, अब आप देखें, मुझे कोई आज खबर कोई दे रहा था कि कोई 6-7 बंदे जो इसमें इन्वॉल्व थे वो कत्ल हो गए या उनकी डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ। अरे भाई, वो 7 आदमियों ने अभी डेथ होनी थी। जितनी बात कह रहे हैं इसका मतलब ये आपने खुद कह दिया कि कोई ना कोई तो घर से मिला होगा, तो यही बात तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत रजीम चेंज साजिश का हिस्सा बनी है, बैरूनी लोगों को मसाइल होंगे, पर यहाँ से लोग भी क्या मिले इस पूरे मामले के लिए? मतलब है हमारी मौजूदा हुकूमत जो है ये मिली थी, ये प्लान करके
200% नहीं लिया। ये सिंध हाउस में क्या हो रहा था? वहां पे कोई गुड्डी गुड्डे का कोई खेल हो रहा था, कोई ड्रामा हो रहा था, कोई थिएटर लगा था, यानी ओपन था, टीवी पे नजर आया। हमारी एस्टैब्लिशमेंट सबों ने मुंह फेरा हुआ था। क्यों फेरा हुआ था सर? ये बीबी, ये ऐसे नहीं होता काम। गवर्नमेंट को हटाना कोई आसान काम नहीं होता। जब तक इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ये कुछ भी नहीं होता। ये यस, आई वुड एग्री विद इमरान खान कि इसमें हाथ बड़े लोगों का है, बड़े लोगों का हाथ है। बरेलवी साहब, कितने बड़े लोगों का हाथ है इस पूरे मामले में? क्योंकि जो हुकूमत आ गई है, राना सना ये कहते हैं कि अदम एतमाद के बाद हम नए इंतखाबात चाहते थे, बट इन्होंने कहा कि हुकूमत करनी है तो इसलिए हम हुकूमत की तरफ चले गए। उधर से नून लीग की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लोग कहते हैं कि जो महंगाई हो गई है ये नून लीग ने की है। तो आपको लगता है ये जो हुकूमत में आ गए हैं, ये वाकई जो कि बेग साहब भी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने मामला निपटाने आए हैं, अवाम का कोई मसला हल करने नहीं आए? तो ये अपने औरिया मकबूल जान में, हमारे उस्ताद में ये जरूरत है कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। मैं तो एक तो तालिब इल्म रहा हूँ सहाफत सियासत का, मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि उन बड़े लोगों का नाम लूँ कि जिनके वज़राए आज़म और सदर मोहतरम जो है वो फीते बांधने के लिए दसबस्ता खड़े होते हैं। खैर, ये तो मैं लाइटर पे मैं कह रहा था। लेकिन ये मैंने आपसे शायद पहले भी कहने की कोशिश की थी, लेकिन एक जो औरिया मकबूल जान साहब जिस दिन फरमा रहे थे और जो बेग साहब ने कहा कि जब आपके 26 MNA सिंध हाउस में बैठ गए थे और 40 जो थे वो उधर लाहौर में चले गए थे, और उसके बाद हमारे सबसे पहले छोड़ने में हमारे भाई आगे होते हैं, ये जो लंदन वाले भाई नहीं, अब तो चले लोकल कह लें, ये फिर बाप, फिर मैंने कहा ना वो बेचारे के अली वजीर जो बाद में फिर वापस जेल में डाल दिया उसको। जब ये जा रहे थे तो खान साहब को क्या जरूरत थी कि किस कॉल के ऊपर बैठे थे? मुझे यहाँ जरा सा थोड़ा सा शक लगता है कि खान साहब को ट्रैप किया गया और एक कॉल पर वो बैठे रहे रात 12 बजे तक असेंबली के दिन भी, और उस कॉल ने भी शायद वो पेशावर से आने वाली थी, वरना खान साहब को उसी वक्त जो है रिजाइन देकर असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी थी जो उनके पास थी, और नए इलेक्शन की तरफ जाते। मैं जो आप कह रहा था ना कि जो खान साहब अपना मैंडेट खो चुके थे जो असेंबली से मिला था, और उस वक्त भी उन्होंने गलती करी। कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि पूरी पार्लियामान को कोई और ही खिला रहा था, पूरी पार्लियामान खुद से कोई काम नहीं कर रही थी, पूरी पार्लियामान किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे थी। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब 26 MNA चले गए ना सिंध हाउस, और ये जो मैं बाकी नाम जो बता रहा हूँ, ये बापू के बाप और MKM और मैंगल और जो जितने लोग बता रहा हूँ, एक बुक्टी का 2 मैंगल का ये जमा करा गया था, जो टोला जो भानमती का, ये लोगों को एक कॉल पे आते हैं, कॉल पे नहीं आते। मैंने बल्कि आपको बेग साहब बताऊं, मैंने एक MNA से पूछा कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, बड़े सीनियर, कहते जी अभी तक कॉल नहीं आई है। तो मैंने क्या, कॉल का मतलब क्या होता है? कहते हैं इसका मतलब ये है कि अब हम उधर ही जा रहे हैं, ये जरदारी साहब की तरफ, यानी अगर उन्हें फोन आ जाता तो रुक जाते, वो तो कहते हैं ना कॉल नहीं आई जी। तो मैं बिपिन लाल यही कहूंगा कि लेकिन ये बड़ा खतरनाक, ये जो हुकूमत बैठी है इसका मैंडेट नहीं है कि ये बड़े बड़े फैसले करे। 60 रुपए पेट्रोल के आपने IMF के कहने बढ़वा दिए, आप इमरान खान को कहते थे कि वो डिक्टेशन लेता है, रस्सी से ऊपर चले गए। ठीक है सर, मैंडेट की बात कर रहे हैं, जो आए हैं वो भी परेशान है। औरिया साहब, नून लीग कह रही है, जो उनके बयानात आ रहे हैं उनको इदराक हो रहा है कि बड़ी गलती हो गई हुकूमत में आके। उधर जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं औरिया साहब से नादिया एक लाइन का कहने दे, मैं औरिया मकबूल जान से साहब से बल्कि शेयर करना चाहता हूँ, ये बेवकूफ नहीं है, और हमें तो ये तक भी इत्तला है कि ये सिर्फ 1.5 साल में इलेक्शन नहीं कराएंगे, बल्कि शायद एक आइन की शिक है जिसके तहत ये पार्लियामेंट के जरिए मजीद 1 साल लें, ये 2.5 साल बैठे रहेंगे। ये इतने बेवकूफ नहीं है 6 माह वाले जो काम कर रहे हैं, 6 के इलेक्शन करा दें इस महंगाई में, ये 1 साल बाद करा दें। ठीक है, अब आपको ये नहीं, और वही सर, फिर तो कुछ एक्सटेंशन का भी तस्करा हो रहा है। बरेलवी साहब, ये कौन कौन रहेगा जो आपने 1 साल बढ़ाया है? कुछ एक्सटेंशन का भी तस्करा है, अगर उस पर भी कुछ पता है तो कहिए। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के जरिए एक मजीद 1 साल का एक्सटेंशन, ये इमरजेंसी माशी इमरजेंसी लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो माशी इमरजेंसी लगा रहे हैं, ये जो FATF का जिक्र कर रहे हैं, ये जो IMF का जिक्र कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे जनाब। और या साहब, ये कुछ बरेलवी साहब ने कही है, इनको कमेंट करते हुए जरदारी साहब का स्टेटमेंट आया है कि अब वो इधर पंजाब में ही होंगे, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, वक्त मिला तो 110% डिलीवर करेंगे और पूरा शेयर लेंगे वो।
सर, और ये नून लीग को लगता है गलती हुई है। किससे गलती हुई है और किसको इसे सुधारने की जरूरत है? आप सोच नहीं सकते कि पहले इन लोगों का मुकाबला था बेचारे मस्जिद के मुल्ला के साथ। वो जाके वजीरिस्तान में उस पर हमला कर दिया, उस पर कर दिया, वो बेचारा रोता पीटता रहा, उसको कहा दहशतगर्द वो है, फला है, स्वात ऑपरेशन कर दो, फला ऑपरेशन कर दो। इनका मुकाबला था बेचारे बलोचों के साथ, पहाड़ों में रहने वाले थे ना, उनके पास को ऐसे चीजें थी, सोशल मीडिया था, वो करते थे, ये करते थे, ये अपना करते थे। फिर इनका मुकाबला था सियासतदानों से, जिनको उन्होंने पाला हुआ था, जो कि एक गेट से निकलते थे, दूसरे गेट से चिट लेके बाहर आ जाते थे। वो कहते आज मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट है, कल दूसरे के साथ। इनका मुकाबला हुआ है पाकिस्तान की कोर पढ़ी लिखी इलीट के साथ। इनको पहली दफा अंदाजा हुआ है कि जिस दिन वो 9 अप्रैल को उन्होंने आके कहा कि डॉलर देखो सस्ता हो गया, और साथ का ये तो 7 चाइन मिसाइल का जब उन्होंने किया, तो उसके बाद जो 1 घंटे के अंदर 45,000 कमेंट्स आए ट्वीट के बाद, उनको अंदाजा हो गया कि ये क्या हो गया। 4 बंदे पकड़े, निकला कुछ नहीं, क्या करेंगे, नेटवर्क तो नहीं बनता। आपको अंदाजा नहीं है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस गली में मैं जाता हूं, जिस मोहल्ले में मैं जाता हूं, जिस दुकान पे खड़ा करता हूं, लोग एक सवाल पूछते हैं, कोई और सवाल नहीं, मैं कसम उठा कहता हूं कि इमरान खान को वापस आने देंगे। मैं पूछता हूं कौन आने नहीं देगा। कुछ डायरेक्ट नाम लेते हैं तो कुछ कहते हैं आप नहीं जानते कौन नहीं लाया और कौन लाता है और कौन नहीं लाता। ये जो हम आज नारे मारते हैं ना कि जनाब हम पाकिस्तान में अगर ये ना होता तो हम मर गए होते, आप मुझे बताइए कि 4,70,000 फौज थी सद्दाम हुसैन के पास, 6 लाख रिजर्विस्ट थे उसके पास, 75,000 जो थे उसके वो थे जो कि मरने मारने वाले कमांडो थे उसके साथ। दुनिया का वाहिद मुल्क था जो सेल्फ गोली भी कहीं बाहर से नहीं मंगाता था। और मैंने 9 मई को ट्वीट किया था, खान साहब ने तो बाद में कहा है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए लाया गया है, गवर्नमेंट को बदला गया है। वो यूक्रेन और पाकिस्तान दोनों का पेंटागन स्ट्रेटजी उठाएं, वो दोनों मुल्कों को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों आउटलेट हैं टुवर्ड्स द सी फॉर चाइना एंड रशिया। बासफोर्स पे तो क्रीमिया में उसने जाके कब्जा करके 5 बंदरगाहें कंट्रोल कर ली। पाकिस्तान में वो कहते हैं पाकिस्तान में अगर अमन होगा, खुशहाली होगी, सुकून होगा, ये फिर चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जहां अमन खुशहाली और जीत ना हो। और थ्रेट कहां से, आपको इंडिया से दिलाया जाता है कि हम हमें इंडिया से मरवाएंगे। वो जैसे एक आम आदमी को होता है ना, चौधरी को, जो दूसरे चौधरी को कहता बेटा अगर तुमने मेरे साथ बात ना मानी तो मैं तुम्हें चमार से जूते मरवाऊंगा। तो हमारा मामला भी यही है कि हम उससे हम ऊपर करते हैं, लेकिन अब तो इंडिया का मामला भी कुछ और हो चुका है। बहुत गंभीर सूरत हाल है। आज का जो एहतजाज है वो ये भी बता देगा आपको, अगर वाकई किया। मैंने तो खान साहब से कहा था कि आप इस्लामाबाद के चक्कर में ना पड़ना, वो सारी स्ट्रेंथ आपकी आएगी, पब्लिक स्ट्रेंथ थोड़ी होती है। ये आपको आप गिरफ्तार भी हो जाएंगे तब भी पब्लिक चलते हैं, और गिरफ्तार होने के बाद और ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत सीरियस इशू है। ये सीरियस लोग बात, मैं और आप बात कर, आपने कभी इससे पहले कभी ऐसा प्रोग्राम में इस तरह गुफ्तगू सुनी थी, इस तरह की न्यूट्रल्स की बात? किसने न्यूट्रल का अल्फाज दिया? खुद दिया। मतलब आप देख रहे हैं माइंड सेट क्या है पाकिस्तान के अंदर। मैं यहां डीजी आर्कियोलॉजी था, मुशर्रफ साहब यहां पर आए बाबे पाकिस्तान के इफ्तार में, ठीक है जी, कहने लगे हमने एक जमीन, अब आप इतनी महंगी जमीन हमारी हमने कौम को तोहफे में दे दी, ये बाबे पाकिस्तान। ओ भाई ये जमीन इस कौम की थी, आपको दी गई, वेरी ट्रू, वापस आपने कहां से की? आज भी यही है, हम फैक्टर्स ने, हमने क्या? ओ भाई यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू दिस। इनसे गलतियां हो रही हैं, गुलाम दस्तगीर से भी हो रही हैं, इनसे भी हो रही हैं, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और ये बात होती है जो एक पारा चढ़ता है फिर कौम का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बेग साहब, न्यूट्रल्स वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो, और इमरान साहब है, और इमरान साहब की एक गुफ्तगू है वो भी सुनवाऊंगी, लेकिन इमरान साहब मुस्तकिल हमें बता रहे हैं 2 माह से न्यूट्रल्स से पूछ कर गया, न्यूट्रल्स को बताया, शौकत तरीन को भेजा कि न्यूट्रल्स को समझाएं, न्यूट्रल्स को ये कहा, न्यूट्रल्स को वो कहा। अनवर बेग साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट से न्यूट्रल्स तक का सफर है। इमरान खान साहब मुस्तकिल अपनी गुफ्तगू में बार बार जुमले बोलते हैं, न्यूट्रल से पूछ कर किया, न्यूट्रल्स को बताया, न्यूट्रल को समझाया, न्यूट्रल्स को पैगाम दिया। सर कहां, क्योंकि नजर आ रहा है कि अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, हर मामलात में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा था, तो क्या ये मखसूस लोगों तक के लिए वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वक्त में चीजें बेहतर हो सकती हैं इमरान खान की एंड पर, या उनके लिए एस्टैब्लिशमेंट को लेकर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ओवर द पास्ट 2 मंथ्स ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, इनका और न्यूट्रल्स का बहुत ठीक ठाक कोई अरेंजमेंट हो गया है, और आई थिंक वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए उसकी वजह ये है, ये जो डे टू डे हालात हो रहे हैं ना, जो फैसले ले रहे हैं,
ये एंटी स्टेट हो रहे हैं, यानी कोई इसमें लोगों का भला नहीं है और न्यूट्रल्स हमारे उस तरफ देख ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखें, अब इस वक्त एज वी स्पीक टुडे, मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए वापस आना एक बहुत बड़ा टास्क होगा, एक मौजा ही होगा कि वो वापस आए। देखें, उनके खिलाफ अगर ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है, बाहर के लोग हैं, तो वो कैसे आएंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने इलेक्शंस हुए हैं, ये हमारे दोस्त बैठे बरेलवी साहब और ओरिया साहब, इन्हें मालूम है कि इलेक्शन के अंदर ये हमारे न्यूट्रल सीट्स अलॉट करते हैं, ये पब्लिक मैंडेट नहीं है। ये भूल जाएं कि इस मुल्क के अंदर पब्लिक चूज करती है अपनी लीडरशिप को, और अगर लीडरशिप देंगे भी, जैसे इमरान खान को पहले भी दिया कि 8, 10, 15 वोटों से उसकी गवर्नमेंट बनाएंगे, और जब भी टांग उसकी खींचनी है, ये 10, 15 बंदे जो होते हैं, जो सबको पता है कहाँ के लोग होते हैं, उनको कहते हैं जी पीछे हट जाओ, वो हट जाते हैं तो हुकूमत स्पिन में आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनफ इज इनफ। अगर ये मुल्क को बचाना है, neutrals will have to take a back seat, and this country now needs a fair, transparent election. हाँ, अगर लोग PMLN को लाती है, पीपल्स पार्टी को लाती है, PTI को लाती है, बिस्मिल्लाह, but it has to be a fair election. If you don't give this fair election, I have my doubts that हमारे जो बच्चे और grandchildren हैं, they will not see a healthy and economical वायबल पाकिस्तान, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं। अब तो यहाँ पे लोग, अच्छे खासे लोग, कराची के जो बिजनेसमैन है, वो सब अपने पैक कर रहे हैं, दे आर सेलिंग, अपनी फैक्ट्रियां बेच रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, फॉर गॉड सेक, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ न्यूट्रल्स को, खुदा के वास्ते इन चक्रों में मत आए। अभी देखिए, लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि इमरान खान को क्यों निकाला, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उसको निकाला, ठीक है निकाला, अब चोरों को क्यों लेके आए, जो रजिस्टर्ड चोर हैं। फॉर गॉड सेक, हैव अ हार्ट। हम गधे नहीं हैं, हम समझते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हम पागल नहीं हैं, एक एक चीज हम जानते हैं। अब हम चुप बैठे, इसका मतलब हमें आप रोज सोटियां मारे जैसे वो खोते को मारते हैं? नहीं, ऐसा ना करे, खुदा के वास्ते इस मुल्क को एक फेयर फ्री इलेक्शन दें, और आपका जो ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, वो करें आप। प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। अब बरेलवी साहब, ये तो एक तारीख है हमारी 70 साल की कि हदूद से आगे जाकर दूसरे के मामलात इदारे हल करते रहे और अपने हिसाब से करते रहे। अभी आपने भी बात की एक्सटेंशन की, बेग साहब ने भी एक अरेंजमेंट का जिक्र कर दिया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या आपको मुमकिन नजर आता है? इमरान खान साहब के 2 माह के बयानात ये बताते हैं कि इमरान खान साहब भी इस बात को मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही वापसी मुमकिन है, अदालतों के ही वापसी मुमकिन है। ये इमरान खान साहब के स्टेटमेंट बताते हैं कि उनका परसेप्शन ये है कि यही रास्ता है जिससे वापस इख्तिदार में आया जा सकता है। आपके ख्याल में उनकी वापसी मुमकिन है? आपके ख्याल में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुमकिन है? बेग साहब ने दुरुस्त कहा, बहुत तजर्बेकार आदमी है, और आपने ये देखा कि बेनजीर की कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी, इससे बड़ा कभी उनका इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ, लेकिन उनको 92 सीटें मिली और 12 उन्हें बैसाखियां चाहिए थी MPM की, तब उनकी पहली गवर्नमेंट बनी। फिर अब तो खुलेआम वो यार माशाल्लाह अजहर खान की, अब तो खैर उनकी जिंदगी की फाइल बंद हो गई, किस तरीके से पैसे बांटे गए IGI में, वो आपको सामने है। उनको 2/3 मेजोरिटी का मिली, तो वो पूरी हिस्ट्री है। और ये भी मैं आपको बता दूं साथ साथ कि इमरान खान साहब के भी 14 MNA कराची के थे नहीं जी। ये जो बाप बनी है किस तरह, आप सबको पता है ना, ये पता नहीं कौन लोग थे। तो आखिर में वो जो एक इस बार इमरान खान साहब को इसी तरह बैसाखियों से लाना था, और इमरान खान साहब ने अभी गवर्नर हाउस में कुछ साल भर से 8 माह पहले बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मुझे ये लूड़ा लंगड़ा इख्तियार नहीं लेना था, और मुझे तो फिर हमने कहा कि जी अब अगर किसी गलती करी थी तो जाइए इलेक्शन की तरफ। इस पर वो खामोश हो गए, क्योंकि जो लोग लाए थे उन लोगों ने कि कुछ काम थे इनसे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कुछ तो वो लोग होते हैं इलेक्टेबल, 52 इलेक्टेबल इमरान खान साहब के साथ थे, क्या नाम लूं, मोहम्मद मियां सोमरों से लेकर पता नहीं जितने भी आपको पता है, ये जो उनको जो मेजोरिटी मिली। और फिर ये दुरुस्त कह रहे हैं, हासिल बदिनजोत ने मुझसे कहा, नाम तक उन 15 सेनेटर्स के बताए कि जनाब जिन्होंने संजरानी को वोट दिया, वो कहते हैं जी 50 MNA और 15 सेनेटर हमेशा बैठे रहते हैं कि किधर वोट देना, किसके बैठे में वो लोग।
ये यकीनन 50% जेन्युइन लोग आते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में मैनिपुलेट होते हैं इलेक्शन। पाकिस्तान में अब फोर्सेस ऐसी हैं, उनमें खाली एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हमारी जो यहाँ मोनोपोलाइज करते हैं हमारी इकोनॉमी को, वो भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक। और यह सब अब जाहिर बात है, इलेक्शन एक अहम चीज है जो अवाम की भी तसल्ली करा सकता है, सियासी जमातों की भी तसल्ली करा सकता है और निज़ाम को भी ताकत दे सकता है। अभी तो करीब करीब जो है वो ज़िमनी इंतखाब होना है पंजाब की 20 सीटों पर। एक तो फवाद साहब का स्टेटमेंट आया है कि मुकामी तौर पर TLP एक सियासी क़ुव्वत है, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं। इससे पहले वो इसे सियासी क़ुव्वत तस्लीम नहीं करते थे। ये क्या मुकामी एडजस्टमेंट्स PTI को फ़ायदा दे सकती हैं और ये जो 20 ज़िमनी इंतखाब हैं ये तय करेंगे आने वाले दिनों की सियासत? नहीं, बिल्कुल तय नहीं करेंगे आने वाली सियासत। पहली बात तो यह है कि मैंने तकरीबन 5 के करीब इलेक्शन एज रिटर्निंग ऑफिसर करवाए हुए हैं। इलेक्शन में धांधली होती है, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही होती है, की जाती है और हमेशा से होती चली आ रही है, दिलाई भी जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं बहुत खुशफहम आदमी हूं, मैं हिदायत की बुनियाद पर बात कर रहा हूं आपके सामने कि आप इलेक्शन के अंदर एक खास मार्जिन के लेवल पर धांधली कर सकते हैं, उससे आगे धांधली नहीं हो सकती। मैं कम से कम आज पिछले दिनों में कुछ एक ऐसी महफिल में था जहां तकरीबन 4 के करीब पुराने चीफ सेक्रेटरी है, मेरे कलीग्स रहे हैं, वो बैठे हुए थे, और तकरीबन 10-12 फेडरल सेक्रेटरी जो कि इस तरह के कामों से गुजरे हैं। इस वक्त इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है नामुमकिनात में से। 20 से 25 हज़ार का मार्जिन होता है जिसको आप मैनेज करते हैं, और वो भी मैं तरीका कभी आप बुलाएं तो 1 घंटे में आप पूरा बता दूंगा कि तरीका क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरह पोलिंग एजेंट्स मैनेज किए जाते हैं। ठीक। अगर तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की फ्लो इस तरह का हुआ तो फिर तो कोई नहीं कर सकेगा, वरना मुशर्रफ को जमाली को जितवाने के लिए 12 पैट्रियट के वोट ना लेने पड़ते। पीपल्स पार्टी से तोड़ के इतनी बड़ी कुव्वत ताकत के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ सका था, वो मुकम्मल मैंडेट नहीं ले सका था। शौकत अजीज की एक सीट जितवाई जा सकती है, लेकिन जनरल इलेक्शन में आप देखें 3 मार्च को हुए थे 1977 के इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इन्वॉल्व थी उसके अंदर, लेकिन जब PNA ने बाइकाट का ऐलान किया था तो 7 मार्च को हू का आलम तारी था, मुकम्मल तौर पे बाइकाट हो गया था, द मोस्ट इफेक्टिव बाइकाट अब तक जो है। तो एक बात याद रखें, पब्लिक को अंडर एस्टिमेट असेस कर रही है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी और बाकी लोग भी। और ये सब कलामी की माजरत, एक बात में TLP की सियासी हकीकत से मुताल्लिक आपसे जानना चाहूंगी, TLP के पास कितनी ग्राउंड होगी आने वाले? प्री पोल रिगिंग भी हमारे यहाँ एक मामला रहा है, हर इलेक्शन से पहले कुछ जमातें छोटी हो जाती हैं, कुछ बड़ी हो जाती हैं। देखिए TLP है, दूसरे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये हमेशा रखे इसलिए जानते हैं, बनाए इसलिए जाते हैं। TLP के अगर बहुत बड़ी फोर्स आज ये इसीलिए TLP जो है वो बिल्टअप हुई है। TLP एक कुव्वत है, लेकिन ये कुव्वत किसी को जिता और हरवा सकती है, तो इसको मैनेज किया जाएगा कि कैसी है, कौन मैनेज करता है, किस जगह मैनेज करता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, पार्टी के अलावा एक लोकल रियलिटी होती है हमारी। ये जो लोग होते हैं ना, ये पार्टी कुछ जगह पे बनती है, वो एक ड्विंडलिंग वोट लेके आती है, लेकिन आप मुझे एक रियलिटी ये भी तो है ना कि खानेवाल में पब्लिक ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, नून लीग का नजरियाती वोटर जो है, जिसको हम नजरियाती कहते हैं, वो उसका कैंडिडेट चूंकि PTI में शामिल होता है तो उसके 47,000 उधर चले जाते हैं। PTI का नजरियाती वोटर जो है, उसका जो कैंडिडेट उधर चला जाता है, तो उसकी बेटी चूंकि आ गई थी तो वो उसके 40-50 हज़ार वहां चले जाते हैं। तो ये नजरियाती वोटों का अभी तक उसका तस्वर नहीं है। शहरों के अंदर, बाकी जगहों के अंदर ये मामला बन चुका हुआ है। आज आप गांव में जाए ना, मुझे मैं 2-3 एंकर्स को सुन रहा था, वो अली अमीर के पता नहीं कौन, वो कहता मैं अपने गाँव गया हूं, और गांव में लोग इस बात पे गुफ्तगू करना शुरू हो गए कि ये क्या सूरत हाल है। ये जो आया ना, ये चीज, जो 50,000 कैमरे और 10 लाख कैमरे आपके हाथ में आ गए हैं, आपके 5 करोड़ वोट हैं और आपके 8 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है। 8 करोड़ वोट, आपके 5 करोड़ 20 लाख हैं। आप क्या समझते हैं? ये वो जमाना गुजर गया जब हम तबसरे किया करते थे। आज मुझे रिटर्निंग अफसर लगा दे किसी जगह और मुझे कहे तुमने फलां बंदे को जिताना है, तो मैं हाथ बांधूंगा कि मैं नहीं जिता सकता इस फोर्स के साथ। ठीक है। सो इलेक्शन को एक ढंग से कराना होगा अनवर बेग साहब। 20 ज़िमनी इंतखाब होने हैं 17 जुलाई को पंजाब में, और इसके ऊपर काफी अभी से हालात नजर आ रहे हैं कि कोई इतना आसान मामला ना रहेगा जो सड़कों पर सूरत हाल बनेगी। आपके ख्याल में क्या PTI मैक्सिमम सीट्स ले जाएगी, नून लीग टफ टाइम देगी, कहां पर आपको पलड़ा झुकता दिखता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो हालात नजर आ रहे हैं और जो सब लोगों का जो इशारा है, इरादा है, 60% नून लीग लेगी और 40% PTI लेगी, इफ PTI इज लकी। अगर
लोगों को उसकी कोई बातें अच्छी लगी तो देखें यहाँ पे आप ये बाई इलेक्शन में आप रिजल्ट देख लेंगे, ये जो भाई लोग चाहेंगे वो होगा। ये लोगों की चाहत पे अब नहीं है भाईजान। ये औरिया साहब हम जैसे शरीफ बंदे हैं, ये अब हाई टेक घपले होते हैं, अब ये पोलिंग स्टेशंस पे नहीं होते घपले। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है नून लीग का पल्लू भारी रहेगा। 60% वो सीटें उठाएंगे, 40% इफ पीटीआई इज लकी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यही दुआ करनी चाहिए कि हमारे न्यूट्रल हो जाए, रियल सेंस में बैक बेंचर्स हो जाएं और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। उसी में हमारा फ्यूचर है, अदरवाइज वी आर सीइंग अ डूम्सडे सिनेरियो। ठीक है जी। अब और ये साहब लास्ट कमेंट की, जो बेग साहब ने 60% और 40% का रेशो दिया है, इन योर ओपिनियन 17 जुलाई का इलेक्शन दिन है बहुत, आप क्या समझ रहे हैं कहां पर पलड़ा जाएगा? नहीं, 17 जुलाई का इलेक्शन जो है ना, देखो जिमनी इलेक्शंस को तो आप मैनेज कर सकते हैं ना, आप पूरे सूबे की फोर्स ले आए, आप बाकी 2 सूबों की फोर्स ले आए, आप मैनेज कर सकते हैं ना। इसमें तो आप लोकल डे पे भी धांधली कर सकते हो, जो लेवल पे वो हायर लेवल पे होता है। जैसे आप कराची का भी एक इलेक्शन हुआ ना, लेकिन वो करीब की वो कंट्रोवर्शियल बहुत हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है आप 2 तरीका होता है, आप 4 पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट करते हैं। 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहां से आपके मुखालिफ को ज्यादा वोट पड़ने होते हैं, वहां आप लड़ाई कराते हैं, हंगामा कराते हैं, जैसे उन्होंने 240 में कराया, लेकिन वो तो हंगामा रुकता नहीं है ना सबका। और 2 ऐसे होते हैं जिनका आपके हमायतदारों को पढ़ना होता है, वो जरा दूर दराज इलेक्शन बनाते हैं। फिर और बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, पोलिंग के वो छाप लेते हैं। फॉर एग्जांपल काउंटर फाइल पे तो नंबर नहीं होते, जैसे हमारे ये जो 2013 के इलेक्शन हुआ था हुकूमत में औरिया साहब, तो आपको लगता है कि फिर उधर झुकाव रहेगा, शायद बढ़ते जाएं? रहेगा। ये कोई इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते गवर्नमेंट के होते हुए इस वक्त। ये बात ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब, अनवर बेग साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे। लेकिन जो एक बात कंक्लूड होती है कि इस वक्त मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए जिस पर तमाम सियासी जमातें अपने एतमाद का इजहार करें, और यही वे फॉरवर्ड है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।